को हमारा दिल से नमस्कार और आप लोग स्वस्थ होंगे, हमारी यही दुआ है। और आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एडिमा के बारे में। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, क्या इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आज जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आज उनको हम पूरी जानकारी देंगे अपने यूट्यूब चैनल से। आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, जिससे कि हम एक एक चीज़ बता पाएँ और समझ पाएँ आप उसका कैसे हम उसके एटियोलॉजी मतलब में कारण कॉजेस देखते हैं, पता करते हैं। इसके विषय पे हम देख सकते हैं ये कैसे इम्प्रूव होता है लोगों में, कैसे बढ़ता है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं ट्रीटमेंट, और उसके हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट को, मेडिकेशन कैसे कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज इस चैनल में देने वाले हैं, तो आप लास्ट तक जाइए, जुड़े रहिए और आप इसको बिल्कुल ही स्किप ना करिए। स्किप कर देंगे तो आप पूरी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आप ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अब एक बार हम बात करते हैं पल्मोनरी एडिमा के बारे में। पल्मोनरी एडिमा जो पल्मोनरी वर्ड है, इससे आप समझ सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं। पल्मोनरी वर्ड डिनोट करता है आपके हार्ट को। एक हार्ट को हम पल्मोनरी वर्ड से भी डिनोट करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पल्मोनरी एडिमा के बारे में। इसका हम सबसे पहले इंट्रो ले लेते हैं। Pulmonary edema is a condition where fluid accumulation या collection or in the lungs, especially in the alveoli, which result impair gas exchange cause respiratory failure। तो ये पल्मोनरी एडिमा क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फ्लूइड होता है वो कलेक्ट होने लगता है हमारे लंग्स के, एक स्पेशली जो एल्वलाई होती है जिसमें गैस एक्सचेंज होती है, उसमें जब फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है, उसकी वजह से हमारी जो गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो सही से एक्सचेंज नहीं हो पाती, प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद या गंभीर होने पर ये हमारा क्या कॉज कर देता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आती हैं, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। तो इट इज ड्यू टू ईदर फेलियर ऑफ द हार्ट टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द लंग्स सर्कुलेशन। जब हमारे लंग्स से सर्कुलेट होकर जो फ्लूइड हार्ट में जो फ्लूइड या ब्लड हार्ट में आता है, वो जो ब्लड को हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता है दबाव बढ़ने की वजह से, तब हमारे लंग्स में फ्लूइड जो है कलेक्शन होने लगता है, फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है, जम जाता है, तभी उसे हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि ये हमारे हार्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब बता नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, जो हमारे हार्ट की वजह से नहीं होता है। दैट मीन्स और डायरेक्ट इंजरी टू द लंग्स पैंक्राइमा। इसमें क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है उसमें कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाना, बाय द वे एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई चोट लग गई हमारे हार्ट में, लंग्स में, तो कोई या फिर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एल्वलाई हैं उसमें फ्लूइड भरने लगता है, जमने लगता है, कलेक्ट होने लगता है। उसके बाद हमारा जो एल्वलाई है, लंग्स है, वो प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज नहीं कर पाती है, और उसमें फ्लूइड भरने की वजह से पल्मोनरी नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद आपको बताते हैं एटियोलॉजी, इसके कॉजेस क्या है, कारण क्या है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी मीन्स रिस्क फैक्टर। तो अब रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जो हमारे पल्मोनरी एडिमा में कॉज करते, कारण होते हैं। तो अभी बात करते हैं, सबसे फर्स्ट आता है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। जब हमारा हार्ट का जो चार चेम्बर होते हैं
उसमें जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो लास्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आने की वजह से या इन्फेक्शन, डिसीज या लिफ्ट फेल हो जाने की वजह से जब ये हमारा जो ब्लड है वो आउट नहीं कर पाता है, पुश आउट नहीं कर पाता है, तो ये देखने को मिलता है। अब आते हैं दूसरा, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। किसी पेशेंट को जब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तभी ये देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, उसके से हाइपरटेंशन हो गया, वॉल डिसीज। वॉल जो इसमें वॉल आपको देखने को मिलते हैं, ये बाइक स्पिट और ट्राइक स्पिट। इसमें जब किसी प्रकार की डिसीज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। और ये कंजक्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। सीएडी, सीएडी मीन्स कोलोनरी आर्टरी डिसीज, जो कोलोनरी आर्टरी डिसीज उसके साथ वजह से हो सकता है। और ये आता है हमारा कार्डियोमायोपैथी और मायोकार्डाइटिस। उसके बाद सीवियर अरिथमिया। सीवियर अरिथमिया क्या होता है? सीवियर अरिथमिया जो होता है वो हमारा जब कोई व्यक्ति अपनी हार्ट बीट को रेगुलेट नहीं कर पाता है, मतलब या बहुत ज़्यादा रैपिड या बहुत स्लो, या जो रेगुलर रिदम होता है उस रिदम से हार्ट बीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सीवियर अरिथमिया। और उसके बाद पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन मीन्स जो मीन्स पेरिकार्डियल लेयर जो होती है, पेरिकार्डियल लेयर में जब फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन मीन्स फ्लूइड एक्युमुलेशन होगा, ठीक है। और कार्डियल मीन्स कार्ड और पेरी मीन्स पेरिकार्डियल लेयर, ठीक है। अब ये हमारे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं। अभी जो हमने एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर पढ़े थे वो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के रिस्क फैक्टर्स और एटियोलॉजी। उसमें क्या हो सकता है? लंग्स इन्फेक्शन। हमने आपको पहले डिफिनेशन में ही बताया था कि लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, एल्वुलाई में इन्फेक्शन भी हो सकता है, और किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, स्मोक और इनहेलेशन। जो लोग इनहेलेशन करते हैं, स्मोक करते हैं, उनको, जैसे कि जो सिगरेट पीते हैं, बहुत चीज़ें जो होती हैं नशीली पदार्थ जो यूज करते हैं, वो हो सकता है। ट्रॉमा, किसी प्रकार की इंजरी, ट्रॉमा एक्सीडेंटल केस की वजह से हो सकता है। उसके बाद ARDS। ARDS क्या है? एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्टेंशन सिंड्रोम। जब एक्यूट जो हमारे रिस्पिरेटरी डिस्टेंशन सिंड्रोम होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। हाई एल्टीट्यूड, इसमें क्या होता है? जब हम पहाड़ पे जाते हैं, जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, जैसे आप अमन वहां जाएंगे, केदारनाथ वगैरह या वैष्णो देवी जाएंगे, तो बहुत ऊंचे लेवल पे जब जाएंगे तो वहां आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उस टाइम हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। उसके पहले जो आपने लिखा था, आपको मैंने बताया था, वो आपने वो थे आपके कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के, और ये है नॉन। ठीक, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? देखते हैं हार्ट और लंग्स प्रॉब्लम, या फिर हार्ट में और लंग्स दोनों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। इंक्रीज प्रेशर इन पल्मोनरी कैपिलरीज। जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से फिर आता है फ्लूइड लीक इन द कैपिलरीज। जब प्रेशर कैपिलरीज पे पड़ेगा तो फ्लूइड बाहर को लीक होगा, फ्लूइड बाहर लीक होगा तो फ्लूइड फिल इन द एल्वुलाई। जो लंग्स की एल्वुलाई होती हैं उसमें फ्लूइड फिल होने लगता है। गैस एक्सचेंज डिक्रीजेस। जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस डिक्रीज मतलब कम होने लगता है। उसके बाद हो जाता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिया मीन्स जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हम उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। अब उसके बाद होता है सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी। जब ये हो जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं।
अब हम इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के बाद बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि साइन और सिस्टम। अब जो आपको देखने को मिलेगा पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट में, तो वो आपको ये सारे सिस्टम मिलेंगे, जिसमें को आपको सबसे पहले मिलेगा डिस्पीनिया। डिस्पीनिया में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती होगी, या फिर आप शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग कर सकते हैं। आप उसके बाद देखने को आपको मिलेगा पिंक फ्लोटिंग स्पूटम। जो क्लाइंट या पेशेंट का जो आपको स्पूटम मिलेगा वो आपको पिंक मिलेगा। ये केवल और केवल आपको पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट में देखने को मिलता है। उसके बाद रैपिड ब्रीथिंग, उसकी जो ब्रीथिंग है वो रैपिड मिलेगी आपको। जो जब वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होगा तो उसकी जो है ब्रीथिंग रैपिड तेज मिलेगी। कोल्ड स्किन, स्किन जो है वो ठंडी हो जाएगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है सर्कुलेशन, तो आपको गैस चेंज नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो आपको देखने को मिलेगा कोल्ड स्किन। एंजाइटी, जब पेशेंट को ये सब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उसको एंजाइटी भी होगी, घबराहट भी होगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी को टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है प्रॉपर, तो आपको जो आपकी फिंगर टिप्स है, जो हमारी लिप्स होती हैं, इस पे आपको ब्लूइश ब्लूइश दिखेगा, मतलब कि आपको हल्का ब्लू ब्लू देखने को मिलेगा, उसी को कहते हैं साइनोसिस। चेस्ट पेन, आपको चेस्ट पेन भी होगा। उसके बाद लॉस ऑफ हेपेटाइट, हेपेटाइट मतलब कि आपको भूख भी नहीं लगेगी। फटीग, आपको थकावट लगेगी। और पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा मीन्स माई जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं हमारे दोनों हाथ और दोनों पैरों में भी आपको एडिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद वीजिंग और गपिंग साउंड, आप उसको जब आप चेक करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो उसमें आपको वीजिंग और गपिंग साउंड भी देखने को मिलेगा। तो ये सब हमारे साइनिंग सिस्टम मिलेंगे जो कि हमारे पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे को पढ़ाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम डायग्नोस्टिक एवेलुएशन करते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले लेते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। जो पेशेंट की हिस्ट्री होती है पास्ट प्रेजेंट, वो हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू और परकंशन पाल्पेशन ये सब करते हैं। उसके बाद हम करते हैं चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ईसीजी कराते हैं। उसके बाद ईसीजी में क्या कराते हैं हम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें हमारे हार्ट की जो रिदम होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी हार्ट की क्या इलेक्ट्रिक गतिविधियां ये बताते हैं। उसके बाद आता है हमारा एपीजी एनालिसिस। एपीजी एनालिसिस जो होता है, इसमें होता है आर्टेरियल ब्लड गैस, जो हमारी आर्टरी होती है उसमें से हम लेते हैं ब्लड, उसमें पता करते हैं कि क्या ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद आता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हम सोडियम, पोटेशियम ये सब देखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लेफ्टी लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर कैसा काम कर रहा है। साथ ही साथ में हम पीएफटी करा लेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि आपने देखा था उसमें। अब उसके बाद ये होता है प्रोसीजर कार्डियो कैथराइजेशन। कार्डियक कैथराइजेशन जो होता है एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक कैथेटर के ट्यूब में, एक बहुत बहुत पतली से कैथेटर ट्यूब में होती है जो हार्ट में डालते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर वो फॉल्ट या कोई ब्लॉकेज या क्या स्थिति है उसकी देखने के लिए। अब उसके बाद हम पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री हम पल्स ऑक्सीमीटर को लगा के देखेंगे कि उसकी SpO2 लेवल क्या है, उसका पल्स क्या है, ये हम उसमें पता करते हैं। ये सब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में करेंगे। इसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है या नहीं है। अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक एवेलुएशन के बाद उसकी ट्रीटमेंट करने की। ट्रीटमेंट करेंगे उसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट। तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या पेशेंट को कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसको करते हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। जो पेशेंट होगा ऑक्सीजन प्रॉब्लम उसे होगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग और साइनोसिस हो रखा होगा, तो आप उसको हाई
फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं, स्पीड से आप उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। उसके बाद फॉलोअर एंड सेमी फॉलोअर पोजीशन देंगे। जो फॉलोअर और सेमी फॉलोअर पोजीशन है वो देंगे, और जो फॉलोअर और सेमी फॉलोअर पोजीशन है ये आप 30 से 45 डिग्री तक आप उसके बेड की पोजीशन कर सकते हैं। और डायोटिक मेडिसिन देंगे। डायोटिक मेडिसिन जो होती है वो क्या करती है, आपके बीपी को डाउन करती है, क्योंकि सोडियम जो है रिलीज होता है किसके थ्रू, यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट जब बढ़ेगा सोडियम रिलीज होगा तो हमारी बीपी डाउन होगी। बीपी को भी डाउन करता है और हमारे सोडियम जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, जिसके जो हमारा जो फ्लूइड एक्सेसिव फ्लूइड होता है हमारे पेरिफेरल जो पल्मोनरी एडिमा होता है उसमें से हमारा जो फ्लूइड होता है वो रिलीज कम कर देता है। और मॉर्फिन देंगे। मॉर्फिन क्या करता है, जो टू रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करता है। आप वैक्सोडायलेटर दे देंगे, जो हमारी मसल्स होती हैं उसको डायलेट करेगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा, जिससे कि हमारा ब्लड जो है प्रॉपर वो पंप कर सके। उसके बाद आता है मैं इनोट्रोपिन। ये इनोट्रोपिन में क्या होता है, हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हमारे लंग्स के चैम्बर्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और लंग्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। उसका कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग। हम कंटिन्यू पेशेंट की कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी क्या कार्डियक की स्थिति है उसको हम चेक करते रहेंगे प्रॉपर। ट्रीट अंडरलाइन कॉज। हम ट्रीट करेंगे अंडरलाइन कॉज। हम ये लाइन इसलिए लिख दिए हैं कि जो ये लाइन होता है इसका मतलब जो भी कॉज होते, जो भी उसकी कॉज होगा उसके अनुसार देखते हुए हम उसको उसकी ट्रीट करेंगे। मान लीजिए हाइपरटेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करेंगे, जिसमें जितने भी हम उसमें कॉजेस कारण दिए थे। हमने हाइपरटेंशन बताया था, आप ये जो चीजें हमने बताई थी, कार्डियो मायोपैथी बताया था, मायोकार्डियो इन्फेक्शन बताया था। ये जो चीजें हैं उनको देखते हुए हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है आपको कॉम्प्लिकेशन इसका। मैनेजमेंट के बाद ये हमारे लास्ट इसका टॉपिक है, जिसमें हम आपको बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं कि रिस्पिरेटरी फेलियर। रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पल्मोनरी एडिमा होगा और उसमें से जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। उसके बाद हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हो जाएगा। और कार्डियक अरेस्ट भी पड़ सकता है जब आपका प्रॉपर आपको जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आपको नहीं मिलेगा तो आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गन फेलियर। जो हमारे ऑर्गन होते हैं, हमारे जो सबसे 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, उनको जब ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारे ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाएंगे। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे ऑर्गन एक एक करके वो डेथ होने लगेंगे। उसके बाद डेथ, डेथ होगी जो इट अनट्रीटेड डेथ होगी, ऐसी डेथ होगी जो उसको हम ऐसी कंडीशन में ये पल्मोनरी एडिमा पहुंच जाएगा जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं और अनट्रीटेड हो जाती है, तब ये हो जाती है डेथ। आज के लिए बस इतना ही। हमें भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको भी कुछ कंफ्यूजन हो, ना समझ में आया हो, तो हमारे आपको हम नोट्स भेजेंगे, हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे और आप उससे पढ़िए। या कोई भी प्रॉब्लम होता हो तो हमारे नेक्स्ट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और हम आपको जरूर उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू बस आज के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।